आज बच्चों हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स जो आपका थर्ड ईयर का पेपर है उसका अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत प्लेटो का अध्ययन करेंगे आज हम। देखिए, हमने इससे पहले जो हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमने अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में हमने बांटा था: प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। ईसा पूर्व प्रारंभ से लेकर के 5वीं सदी तक का जो युग था उसको हमने प्राचीन युग माना। 6वीं से लेकर के 15वीं सदी तक का जो युग था उसको हमने मध्य युग के रूप में उस विचारधारा को स्वीकार किया। उसकी विचारधारा में हमने मध्य युग के विचार रखे और उसके पश्चात 16वीं शताब्दी से लेकर के बाद तक का जो समय था उसको आधुनिक युग की संज्ञा दी गई। प्राचीन जो युग था, प्राचीन युग में हम 4वीं और 5वीं शताब्दी का जो समय था वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो यूनान में एक तरह क्लासिकल एज कहलाई थी। 4वीं और 5वीं शताब्दी का जो समय था वो क्लासिकल एज कहलाई। इस युग में पेरिक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक शासक, सिकंदर जैसे महान शासक हुए थे और साथ में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने भी इसमें जन्म लिया था और इसीलिए यूनान को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा गया। देखिए, प्लेटो ने अपने जो ग्रंथ रिपब्लिक की रचना की थी उस समय की जो परिस्थितियां थी, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसका प्रभाव उसके चिंतन पर बहुत अधिक पड़ा था और हर विचारक के ऊपर समकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका असर पड़ता है और उसी के प्रभाव से ही वो अपने विचारों को उस रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। प्लेटो ने जिस समय रिपब्लिक की रचना की थी उस समय प्लेटो एथेंस का निवासी था। यूनान का नगर राज्य थे एथेंस और स्पार्टा। एथेंस का निवासी था प्लेटो। कुलीन घराने में उसका जन्म हुआ था। लेकिन प्लेटो जिस समय युवा अवस्था में थे, प्लेटो जिस समय समझदार हुए उस समय उनके सामने उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या करने के पीछे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थीं। यानी एथेंस में सोफिस्ट लोगों का शासन था। सोफिस्ट लोग बाहर से वहाँ पर आए थे और सोफिस्ट लोग जो बाहर से आए थे वो यहाँ पर शिक्षण का कार्य किया करते थे। वो लोग प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट थे। वो लोग ऊंची रकम लेकर के यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे और वहाँ पर प्रजातंत्रीय जो व्यवस्थाएं उस समय की थी, वातावरण जो था उस समय इस प्रकार का माहौल था कि नुक्कड़ सभाएं हुआ करती थी। वहाँ पर बहुत वाद विवाद हुआ करते थे, बहस चला करती थी किसी भी विषय पर और जो जितनी तार्किक दृष्टि से अपनी बात को कह दिया करता था उसको सत्य मान लिया जाता था। वास्तविक सत्य क्या है उसकी तरफ उन लोगों का किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं था। तो यानी शिक्षकों की जो समाज के में यदि किसी का रिक्रूटमेंट या किसी पद पर किसी को आसीन करना होता था तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो शासक हो चाहे वो न्यायाधीश हो, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से था। यानी शिक्षा जो थी वो सामाजिक पद प्राप्त करने का एक साधन मात्र थी। इसके अलावा एक अच्छा नागरिक का निर्माण करना है, इससे शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। भ्रमित बहुत सारे सिद्धांतों का प्रचलन था। महिलाओं की स्थिति खराब थी। नैतिक सिद्धांतों का हनन हो चुका था। यानी सोफिस्ट समाज और साथ में उस समय की जो लोकतंत्रीय जो व्यवस्था थी उसके कारण वहाँ पर बहुत सारे अनैतिक और असामाजिक जो विचार थे वो सामने आने लगे थे। प्लेटो ने बहुत नज़दीक से जब ये देखा था कि उसके जो गुरु थे सुकरात, उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो जगह जगह जाकर के लोगों को वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक न्याय क्या है, सत्य क्या है, इसके बारे में बताया करते थे और जो भ्रामक सिद्धांत थे उनका खंडन किया करते थे। लेकिन उनकी इसी प्रकार की जो कार्यवाही थी, इसी प्रकार का जो उनका जो विचार हुआ करते थे, जो सत्य का ज्ञान कराते थे, उसके कारण उनको विष दे करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से इसका जो प्रभाव था बहुत अधिक प्लेटो के मस्तिष्क पर पड़ा था। प्लेटो ने ये देखा था इतने नज़दीक से कि ऐसी कैसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कि जो व्यक्ति सही मार्गदर्शन देना चाहता है, सही न्याय का विचार रखना चाहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे प्रजातंत्र में मेरा कोई विश्वास नहीं है। और इस तरह से प्लेटो का मन बहुत बहुत अधिक दुखी हुआ था और सुकरात की मृत्यु के पश्चात
बहुत लंबे समय तक प्लेटो ने एथेंस को छोड़ा था और एथेंस के और विभिन्न नगर राज्यों का भ्रमण भी किया था। 12 वर्ष तक वो इधर उधर घूमते रहे थे बहुत दुखी होकर के, और उसके पश्चात जब वो वापस एथेंस लौटे तो उन्होंने एकेडमी शिक्षण संस्थान की स्थापना की। और एकेडमी शिक्षण संस्थान की जब उन्होंने स्थापना की तो उसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया था कि गणित के ज्ञान के बिना इसमें प्रवेश वर्जित है। प्लेटो ने अपनी विभिन्न जो महत्वपूर्ण और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी उसमें उनकी द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन, ये 3 जो उनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। रिपब्लिक उनका सबसे अधिक विख्यात ग्रंथ था। आज हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो रिपब्लिक में जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। देखिए, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, ये हम विशेष रूप से कहें कि रिपब्लिक एक ऐसा महान ग्रंथ था प्लेटो का। रिपब्लिक ग्रंथ उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है जो उस पीढ़ी के प्रतिनिधि विचारक थे और जिसको कि बलिदान कर दिया गया था। पॉलीमार्क्स थे, सुकरात थे, जिनका वध कर दिया गया था, जिसके कारण कि लोकतंत्र के प्रति प्लेटो की आस्था खत्म होने लगी थी। रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात कही है, आदर्श राज्य का विचार रखा है, और उसका जो आदर्श राज्य है वो उसके न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय के बारे में इतना अधिक विस्तार से लिखा है कि विद्वानों ने रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय के संबंध में, कंसर्निंग जस्टिस, ही कर दिया। प्लेटो की जो फिलॉसफी थी उसके अंतर्गत प्लेटो ये मानता था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और यही उसकी प्राथमिकता है। ज्ञान ही गुण है, वर्च्यू इज नॉलेज का उन्होंने शाश्वत सिद्धांत देना चाहा था। उनका मानना था कि व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे संभव हो सकता है, और इसी को उन्होंने दृष्टि रखी थी अपनी। प्लेटो जिस तरह से एक इंजीनियर होता है कि जो भी उपलब्ध मटेरियल होता है, जैसे बजरी है, ईंट है, सीमेंट है, मिट्टी है, इन सब को मिलाकर के और वो एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण करना चाहता है। प्लेटो एक सोशल इंजीनियर की भांति उस समय जिस भी प्रकार का मानव उपलब्ध था उसको उसकी संपूर्ण अच्छाइयों को लेकर के वो एक बहुत सुंदर राज्य का निर्माण करना चाहता था। प्लेटो को हालांकि आलोचकों ने ये कह भी दिया था कि प्लेटो उतोपियन सोशल इंजीनियर है, क्योंकि प्लेटो ने जिस प्रकार से एक आदर्श राज्य की रचना रची वो कभी संभव नहीं थी, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, प्लेटो ने जो अपने न्याय का जो विचार रखा उससे पहले यूनान में न्याय के संबंध में कुछ भ्रामक धारणाएं प्रचलित थी जो ये बतलाती थी, जो ये उस समय दर्शाती थी कि लोगों की कैसी मानसिकता थी, जो न्याय को क्या समझते थे। 3 प्रकार की प्रमुख भ्रामक धारणाएं थी जिसका कि प्लेटो ने खंडन किया था। पहली जो भ्रामक धारणा थी न्याय के संबंध में वो थी परंपरावादी धारणा, ट्रेडिशनल विचार। देखिए, प्लेटो ने परंपरावादी धारणा के अंतर्गत, जैसे कि उस समय के परंपरावादी जो धारणा के जो विचारक थे जिसमें सिफोलस था, पॉलीमार्क्स था। सिफोलस ने कहा कि सत्य बोलना और अपने ऋणों को चुकाना ही न्याय है। पॉलीमार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ड्यू है वो यदि इसको मिल जाता है तो इसका मतलब न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी तरह से ये भी कहा कि मित्र के साथ मित्र जैसा और शत्रु के साथ शत्रु के जैसा यदि व्यवहार किया जाता है तो फिर न्याय संभव होगा। प्लेटो ने इन तीनों ही विचारों का खंडन किया। प्लेटो ने ये कहा कि हम ये कैसे माने कि ये हमारा असली मित्र है और ये हमारा शत्रु है, इसकी पहचान कैसे होगी। हो सकता है जो व्यक्ति हमको बाहर से देखने में हमारा मित्र दिखाई दे रहा हो सकता है वो हमारा शत्रु हो। इसके अलावा जो जिसका ड्यू है वो उसको मिल जाना चाहिए, यदि इसी को हम न्याय कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत है और वो घातक हथियारों की मांग करता है तो क्या हम उसको वह घातक हथियार प्रदान करें? तो यानी ये भी कोई न्याय की अवधारणा नहीं हुई। उसके पश्चात दूसरी जो विचारधारा थी वो थी थ्रेसिमैकस के विचार। थ्रेसिमैकस ने रेडिकलिज्म अपने क्रांतिकारी विचार रखे और उन्होंने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इसका भी खंडन प्लेटो ने किया। प्लेटो ने ये कहा कि यदि शासक चूँकि शक्तिशाली है तो शासक के बनाए गए जो भी कानून हैं वो
क्या न्याय संगत होंगे यदि वो जनता के हित में नहीं हैं। यानी यदि स्वेच्छाचारी शासक है और वो यदि कानूनों का निर्माण करता है तो क्या वो कानूनों का पालन करना न्याय संगत होगा। यानी शक्तिशाली का जो हित है वो न्याय कैसे माना जाए। इसके अलावा ग्लॉकन ने फिर अपने विचार प्रस्तुत किए। ग्लॉकन ने कहा कि दुर्बल का हित जो है वो न्याय होता है। यानी प्राकृतिक अवस्था में सबलों के अत्याचारों से बचने के लिए कुछ दुर्बल लोगों ने अपने नियमों का निर्माण किया, सामाजिक नियमों का। उन नियमों का पालन करना न्याय और उन नियमों का पालन नहीं करना अन्याय कहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर एंड इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द वीकर सेक्शन। प्लेटो ने इसका विरोध किया। प्लेटो ने कहा कि नहीं, ये भी कोई न्याय की उचित परिभाषा नहीं है। तो इस तरह से प्लेटो ने उस समय समाज में जो तीनों जो विचारधाराएं थी, जो भ्रामक थी न्याय के संबंध में, उनका खंडन किया। और फिर उसके पश्चात खंडन इस आधार पर किया प्लेटो ने कि हरेक ने न्याय को ऊपर से थोपी ही वस्तु माना है। किसी ने भी न्याय को मानव आत्मा का गुण नहीं माना, हैबिट ऑफ माइंड एंड क्वालिटी ऑफ सोल स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए प्लेटो ने इसका खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो मानव आत्मा का गुण होना चाहिए। थैंक यू बच्चों। इसमें हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे।